हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं जाहिदुर रहमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विद जाहिदुर रहमान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी मैथ और फिजिक्स के लेक्चर्स को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स कोर्स चैप्टर नंबर 14 में से आर्टिकल नंबर 14.4। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट करेंगे सर्कुलर मोशन के साथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारे आर्टिकल का नाम भी आज के आर्टिकल का यही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दोनों के दरमियान हमने कुछ कंपैरिजन करने हैं और उन कंपैरिजन्स की मदद से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ना है। ये स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम जब भी किसी भी मोशन को स्टडी करते हैं तो चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, चाहे वो एंगुलर मोशन है या जिस तरह की भी मोशन है, जब भी हम स्टडी ऑफ मोशन कर रहे होते हैं तो हम उस मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला डिराइव करते हैं। फिर इस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इस डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली यानी कि वेलोसिटी को स्टडी करते हैं और इसी तरह एक्सेलरेशन, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर लीनियर मोशन को स्टडी कर रहे होंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन होंगे। और अगर आपकी एंगुलर मोशन है तो एंगुलर मोशन में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को स्टडी करते हैं। बच्चों, हम अब पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी मोशन की एक दूसरी टाइप है। तो इसमें भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी परफॉर्म कर रही होगी उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी की वेलोसिटी और सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी की एक्सेलरेशन, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन काफ़ी कम्प्लेक्स है। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डायरेक्टली स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए फार्मूलों को डिराइव करने के लिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यहाँ पे सहारा लेंगे। बच्चों, वो कैसे? ज़रा तवज्जो से इस डायग्राम को देखिए जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर पेस्ट की गई है। यहाँ पे ऊपर से एक लाइट सोर्स से लाइट आ रही है और उसके इस लाइट सोर्स के नीचे आपने एक टेबल रखा हुआ है। इस टेबल का नाम है टर्न टेबल, क्योंकि ये टेबल अपने एक एक्सिस के इर्द-गिर्द घूम सकता है। बच्चों, इस टेबल के ऊपर यहाँ पे एक रेड कलर की बॉल रखी गई है और ये बॉल, जब ये टेबल इस तरह सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसके ऊपर रखी हुई बॉल क्या करेगी, इस डायरेक्शन में क्या करेगी, कुछ इस तरह से टेबल के ऊपर गोल-गोल घूमना स्टार्ट कर देगी। अगर इस मोशन को कंट्रोल्ड वे में किया जाएगा और टेबल से ये बॉल नीचे ना गिरे तो फिर क्या होगा? आप अगर इस टेबल के सामने यहाँ पे आगे एक स्क्रीन रख दें, ये स्क्रीन जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, तो होगा क्या? जैसे-जैसे ये बॉल इस सर्कल के ऊपर इसके डायमीटर के अक्रॉस मूव कर रही होगी, वैसे-वैसे इस स्क्रीन के ऊपर इस बॉल का इमेज भी बनता हुआ नज़र आएगा और वो इमेज आपको हैरानकुन तरीके से सर्कुलर नहीं बल्कि इस तरह से एक वाइब्रेटरी मोशन परफ़ॉर्म करता नज़र आएगा। क्योंकि इस वक़्त जब जहाँ पे इमेज मौजूद है, ऊपर से लाइट सोर्स आएगा, तो उसके बिल्कुल ऐन नीचे इसका इमेज बन जाएगा, तकरीबन यहाँ पे। और अगर ये ऑब्जेक्ट आपका इसी सर्कल्स पे मूव करता हुआ फॉर एग्जांपल यहाँ पहुँच जाती है ये बॉल, तो फिर इसका इमेज कहाँ बनेगा? अगर इस इमेज को अगर आप रिप्रेज़ेंट करना चाहो, तो ये इमेज की आप नई जो पोज़ीशन होगी स्क्रीन के ऊपर वो कुछ यहाँ होगी, नीचे आके बनेगी स्क्रीन के ऊपर, ये इस जगह पे। फिर उसके बाद ये जो आपका ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो बॉल है इसी तरह सर्कुलरली मूव करती रहेगी। जब ये बॉल यहाँ पे आ जाएगी तो अब इसका इमेज स्क्रीन के ऊपर इस जगह पे आके बनेगा। कहाँ पे? मैं अगर इसको शो करवाना चाहूँ तो अब इसका इमेज यहाँ बन रहा होगा। पहले इमेज यहाँ बन रहा था, अब इस तरफ देखा आपने, जैसे-जैसे ये बॉल इस सर्कल के ऊपर मूव कर रही होगी, उसका इमेज भी इस स्क्रीन के ऊपर सर्कुलर नहीं बल्कि टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, जिसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो बच्चों, इस सर्कुलर मोशन को, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन को देखते हुए हम ये यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि उसके सामने रखी स्क्रीन के ऊपर उसका जो इमेज होगा वो एक तरह से वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा।
और ये वाइब्रेटरी मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, क्योंकि वो जो सर्कल के ऊपर मूव करने वाली बॉल है, वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद अपनी मोशन को क्या करेगी, टेबल में टर्न टेबल के ऊपर दोहराएगी। तो इसी तरह उसी वक़्त के दौरानिए में वो जो उसका प्रोजेक्शन या इमेज बन रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, वो भी अपनी मोशन को उसी तरह उतने ही टाइम में क्या करेगा, रिपीट करेगा। उधर से यहाँ पे बॉल अपना एक सर्कल मुकम्मल करेगी टेबल के ऊपर, और इधर से पार्टिकल जो होगा वो क्या करेगा, इस मीन से स्टार्ट करके एक्सट्रीम, और फिर उस एक्सट्रीम से वापस मीन, और मीन से दूसरी एक्सट्रीम, और दूसरी एक्सट्रीम से वापस मीन पे आ जाएगा। तो इस तरह जो टाइम पीरियड इस बाल के मूव करने का होगा, उतना ही टाइम पीरियड उसके प्रोजेक्शन के मूव करने का होगा। तो इस तरह से हम कोरिलेट करेंगे सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। और हम देख सकते हैं कि जैसे-जैसे वो ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव कर रहा होगा, उसकी पोज़ीशन जैसे अपनी स्टार्टिंग पोज़ीशन के हवाले से चेंज होती जाएगी, बिल्कुल उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके बनने वाले प्रोजेक्शन की पोज़ीशन भी स्क्रीन के ऊपर चेंज होती जाएगी। यानी कि जिस तरह सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा टाइम के लिहाज से, उसी तरह इस लीनियर मोशन या वाइब्रेटरी मोशन में इसके इस इमेज का या प्रोजेक्शन का भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वक़्त के लिहाज से चेंज होता जाएगा। सो हम सर्कुलर मोशन की मदद से बआसानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फ़ॉर्मूले डिराइव कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम इस थ्योरेटिकल चीज़ों को देख लेते हैं जो कि इसी डायग्राम के बारे में है। इन ऑर्डर टू गेट एन इनसाइट इनटू सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन डिटेल स्टडी करने के लिए वी विल कोरिलेट इट विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम इसको किसके साथ मिला के पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जिसको हम क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, acceleration and time period of simple harmonic motion can be understood by relating it with uniform circular motion. It has been observed that when a particle moves in a circular path, its projection on the diameter of a circle executes a simple harmonic motion. तो आपने देखा जैसे जैसे वो पार्टिकल या बॉल इस सर्कल में मूव कर रही थी, वैसे वैसे उसके सामने स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज क्या कर रहा है, अपनी वाइब्रेटरी या सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरह परफॉर्म किया जा रहा है। और ये मोशन कैसे है, उसी डायमीटर उसी सर्कल या सर्कुलर पाथ के डायमीटर के पैरेलल है, इस तरफ को है। तो हम कहें ये भी कह सकते हैं कि जैसे-जैसे पार्टिकल सर्कल में सर्कुलर मोशन परफ़ॉर्म करेगा, वैसे-वैसे उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो उसी सर्कल के डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्ज़ीक्यूट कर रहा होगा। जी, तो आगे बढ़ते हैं। टू स्टडी द सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने के लिए वी कंसीडर अ टर्न टेबल ऑफ रेडियस आर। ये जो टर्न टेबल हमने कंसीडर की थी, लेट्स सपोज उसका रेडियस क्या था, आर था, विद अ बॉल अटैच्ड टू इट्स रिम, और उसके रिम के ऊपर ये रेड बॉल पड़ी हुई थी। अ बीम ऑफ लाइट कास्ट्स अ शैडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन एज शोन इन फिगर। ऊपर से अगर लाइट बीम आके पड़ेगी तो इस बाल का इस स्क्रीन के ऊपर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, और जैसे-जैसे बाल वहाँ सर्कल में मूव करेगी, वैसे-वैसे उसका इमेज या प्रोजेक्शन या शैडो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऑसिलेटरी मोशन परफ़ॉर्म करता आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, इसको हम फर्दर थोड़ा और देखें तो हमें पता चलता है कि व्हेन द टर्न टेबल रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, अगर वो टर्न टेबल की घूमने की जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड, वो ओमेगा हो, डब्ल्यू, देन द बॉल आल्सो मूव्स अलोंग इट विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यही चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। Its shadow on the screen oscillates with executing to and fro motion across the screen in the form of simple harmonic motion, like a body attached to a spring. तो देखिए अब इस चीज़ को हम फर्दर हम ये तो जानते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड होगा, और वो स्प्रिंग जब अपनी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो स्प्रिंग की वो वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो वो कह रहा है इसी तरह जिस तरह किसी स्प्रिंग की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, तो ये जो बनने वाला इमेज होगा बाल का, ये जो टर्न टेबल के ऊपर बाल घूम रही होगी, उसका जो प्रोजेक्शन नीचे स्क्रीन के ऊपर वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये बिल्कुल उसी मास टू स्प्रिंग सिस्टम की वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह की सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगी।
तो यानी कि हम अब सर्कुलर मोशन, हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन और हम इस प्रोजेक्शन की मोशन को एक साथ अगर स्टडी करना चाहें, तो हम बआसानी अपने मतलूबा नताइज पे पहुँच सकते हैं। कैसे ज़रा देखिए। अब ये चीज़ें जो आपके बाद मैं आपको पढ़ाने या बताने जा रहा हूँ, आपकी बुक के अंदर लिखी हुई तो नहीं, लेकिन इनका हवाला ज़रूर दिया हुआ है। तो आपके लिए इनको सुनना समझना ज़रूरी है, ताकि आने वाले लेक्चर जो हैं वो आज के इसी लेक्चर के ऊपर बेस करते हैं। आज का ये लेक्चर इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं रखता पेपर में, लेकिन इससे अगले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनके बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं, उनकी बुनियाद यही लेक्चर है। क्योंकि उनको समझना ज़रूरी है, आप आज का लेक्चर समझें तभी वो आपको समझ आएँगे, क्योंकि उन लेक्चर्स में हम आज के कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। जी, तो देखिए बच्चों, लेट्स सपोज़ आपके पास इस वक़्त एक स्प्रिंग है और वो इस वक़्त अपनी मेन पोज़ीशन यानी कि ओ पर मौजूद है और उसके साथ एक मास एम अटैच्ड है। बच्चों, अगर इस स्प्रिंग को आप क्या करो, एक्सटेंड करो एक फ़ोर्स लगा के और मेन पोज़ीशन ओ से आप एक्सट्रीम पोज़ीशन ए की तरफ ले आओ, तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फ़ोर्स एफ आर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। आप इसे अब अगर आज़ाद छोड़ देंगे, तो ये यहाँ से वापस जाएगा। तो बच्चों, इसको ओ से ए तक लाने के लिए आपको एक टाइम चाहिए था और वो टाइम था T/4। फिर अब ये जब आपने एक्सट्रीम पोज़ीशन ए पे लाके इसे छोड़ दिया है, अब ये रीस्टोरिंग फ़ोर्स की वजह से वापस जाएगा अपनी उसी मेन पोज़ीशन की तरफ। अब इसे वापस जाने के लिए भी वही टाइम T/4 लगेगा, जिस टाइम के दौरान आप इसे ऊपर से नीचे लाए थे। बच्चों, आपको पता है मेन पोज़ीशन पे जब ये ऑब्जेक्ट पहुँचेगा, तो यहाँ पे इनर्शिया अमल में आएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से फ़र्दर आगे दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। और जब दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए भी इसे टाइम T/4 ही लगेगा और अब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। और जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा, तो इसके दौरान इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी। अब जिस वक़्त यहाँ पे हम दूसरी एक्सट्रीम पे इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे या स्प्रिंग को देखेंगे, तो अपनी उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से अब ये वापस अगर इसे फ्री कर दिया जाए, तो ये वापस मेन पोज़ीशन की तरफ दोबारा मूव करेगा और अब दोबारा इसे मेन पोज़ीशन की तरफ आने के लिए भी उतना ही टाइम T/4 ही लगेगा। बच्चों, इसी दौरान हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो मास टू स्प्रिंग सिस्टम है, वो अपना एक चक्कर मुकम्मल कर चुका है। तो इस तरह अगर इन तमाम टाइम्स को कैलकुलेट किया जाए, T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4, तो ये बनते हैं 4T/4 और ये बन जाएगा कैपिटल T, जिससे हम इस मास टू स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड कहेंगे। बच्चों, इसी दौरान जब आपका ये जो मैस एम था शुरू में, जब अपनी मेन पोजीशन पे मौजूद था, सपोज़ आपके पास एक सर्कल है, ये ब्लू सर्कल जो मैंने ड्रा किया हुआ है और इसके अंदर सिर्फ़ एक ही पार्टिकल इस वक़्त P1 पार्टिकल है, जो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ बिल्कुल मेन पोजीशन या बिल्कुल वहाँ पड़ा उस लेवल पे पड़ा हुआ है, जिस लेवल पे ऑब्जेक्ट या मैस एम शुरू में मेन पोज़ीशन ओ पे पड़ा हुआ था। इस P1 पॉइंट और मेन पोज़ीशन ओ की जो स्प्रिंग के मेन पोज़ीशन ओ की जो पोज़ीशन है या लेवल्स हैं, वो दोनों आपस में बराबर हैं। बच्चों, अब उसी पिछले वो स्क्रीन, टर्न टेबल और प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को ज़हन में लाइए। जैसे ही ये पार्टिकल पॉइंट P1 से आगे मूव करता हुआ T टाइम के बाद इस पॉइंट P पे पहुँचेगा, तो लाइट का सोर्स अगर ऊपर से लाइट यहाँ पे इसके ऊपर पड़ रही है, तो बच्चों डायामीटर के ऊपर, सर्कल के डायामीटर के ऊपर इस पार्टिकल का इमेज बनेगा। तो अब ये इसके नीचे इसका ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक में ड्रा कर रखा है, ये इस पार्टिकल का क्या है जी, इमेज है बच्चों, ये ब्लैक में। तो देखें, जैसे पार्टिकल P1 पॉइंट से P पे पहुंचा, वैसे ही अभी शुरू में जहां पार्टिकल P1 था, उसका इमेज भी उसी के बिल्कुल एन पीछे था, P1 के बिल्कुल पीछे, इसलिए हमें वो नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही पॉइंट P1 से P की तरफ मूव करके गया, तो उसका प्रोजेक्शन अब डायमीटर के ऊपर P1 से इस Q पॉइंट की तरफ मूव करके आ गया। अब जैसे-जैसे पॉइंट पी से ये पार्टिकल आगे सर्कल में मूव करता जाएगा, तो उसका प्रोजेक्शन डायमीटर के ऊपर आगे राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ता जाएगा और जब पार्टिकल बिल्कुल एन ऊपर इस पॉइंट पे आ जाएगा वर्टिकली अपवर्ड, तो उसका प्रोजेक्शन बिल्कुल सर्कल के सेंटर ओ के ऊपर बन रहा होगा। फिर यहाँ से अगर पार्टिकल फर्दर आगे मूव करेगा, तो उसका प्रोजेक्शन भी ओ से आगे यहाँ आ जाएगा, ये इस जगह पे। और इसी तरह अगर ये
पॉइंट अपनी मोशन को फर्दर आगे जारी रखता है, तो जब यहाँ P2 वाली पोजीशन पे पार्टिकल आएगा तो अब फिर इमेज इसके एन पीछे हो जाएगा और वो हमें नज़र नहीं आएगा। बच्चों P2 से फर्दर अगर ये पार्टिकल इस पोजीशन पे आता है तो अब इसका इमेज जो होगा, प्रोजेक्शन जो होगा, वो सर्कल के डायमीटर पे अब वापस राइट साइड की तरफ अपनी मोशन स्टार्ट कर देगा। तो अब इमेज आपको दोबारा यहाँ नज़र आएगा। इसी तरह जब पार्टिकल फर्दर मूव करता हुआ सर्कमफेरेंस के ऊपर अपोजिट साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसका इमेज अब दोबारा मेन पोजीशन ओ पे आ जाएगा। और फिर अगर पार्टिकल फर्दर आगे बढ़ेगा तो इमेज भी उसी तरह राइट साइड पे अब मूव करता हुआ क्यू पे आ जाएगा और फिर यहाँ से पार्टिकल दोबारा जब P1 पे आके अपना चक्कर मुकम्मल कर चुका होगा तो उसका प्रोजेक्शन भी डायमीटर के ऊपर मूव करता हुआ अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करके आ जाएगा। तो बच्चों, अगर आप स्टार्ट में देखें जब आपका टाइम क्या था, जब आपने आपके उस मास टू स्प्रिंग सिस्टम ने भी वाइब्रेशन स्टार्ट अभी नहीं की थी और इस पार्टिकल P1 ने भी अपनी रेवोल्यूशन या अपना चक्कर स्टार्ट नहीं किया था, उस लम्हे टाइम की वैल्यू है लेट्स सपोज 0। तो हम इस टाइम और इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन के डिस्प्लेसमेंट x या इस मास m के मीन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है x या x नॉट, इनके दरमियान एक ग्राफ ड्रा करते हैं। आपको पता है मीन पोजीशन O पे इस x की वैल्यू 0 होगी और अगर ऊपर देखो तो x की वैल्यू एक जगह पे मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो एक ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं x की वैल्यूज़ को और नीचे O से इन वैल्यूज़ को नेगेटिव ले लेते हैं। तो देखो जी, जब टाइम 0 था, पार्टिकल पॉइंट P1 पे मौजूद था और स्प्रिंग के साथ अटैच्ड मास अपनी मेन पोजीशन O पे मौजूद था, तब ये प्रोजेक्शन को देखिए ज़रा। इस पार्टिकल की अगर आप पार्टिकल P1 को देखिए तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो कहाँ पे मौजूद है? वो इस वक़्त इस एक्सट्रीम पोजीशन पे मौजूद है और उस प्रोजेक्शन का इस मीन से फ़ासला कितना होगा बच्चों? इस मीन से फ़ासला होगा सर्कल के रेडियस के बराबर और सर्कल के रेडियस को तो हमने एक्स नॉट कहा हुआ है। तो ये एक्स नॉट, तो यानी कि इस वक़्त इमेज कहाँ पे होगा? सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जब पॉइंट P1 पे है, इस वक़्त इसका इमेज भी इसी P1 के पीछे है, तो इमेज का मेन पोज़ीशन से फ़ासला मैक्सिमम है एक डायरेक्शन में, तो वो हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दिया है। लेकिन बच्चों, अगर आप मास टू स्प्रिंग सिस्टम को देखोगे तो मास टू स्प्रिंग सिस्टम को भी अगर इसी पार्टिकल की मोशन के साथ अपनी मोशन स्टार्ट करनी है तो आप समझोगे कि पार्टिकल या ये जो मास है ये इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑलरेडी मौजूद है। तो इस वक्त इस इमेज का भी पार्टिकल या मास का भी फासला जो होगा, सॉरी मास का फासला, वो भी अपनी मेन पोजीशन से क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से एक्स नॉट होगा। तो यानी कि दोनों मोशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन से ही स्टार्ट करवाएंगे। तो अब जब टाइम लेट्स सपोज T/4 टाइम गुजरता है तो आप देख सकते हैं कि T/4 टाइम के बाद जो पार्टिकल होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? वो यहाँ वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन इस जगह पे आ जाएगा। तो इस वक्त इसका इमेज जो होगा वो बिल्कुल मीन के ऊपर आ चुका होगा। तो अब इमेज का फासला मीन पोजीशन से बिल्कुल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका इमेज कहाँ पे आ गया? ये मीन पोजीशन पे आ गया बच्चों। अब इसके बाद पार्टिकल फर्दर आगे उतना ही टाइम T/4 लगाते हुए इस P2 वाली पोजीशन पे आएगा, तो इमेज उसका आगे बढ़ता हुआ लेफ्ट साइड की तरफ P2 के पीछे चला जाएगा। अब फिर इमेज का फासला मेन पोजीशन से मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखें ये T0 स्टार्टिंग टाइम है, वहाँ से T/4 में पार्टिकल कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा मेन पोजीशन के ऊपर और फिर मेन पोजीशन के ऊपर उसका सॉरी इमेज पहुंचा और फिर इमेज दोबारा आगे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, टाइम T/4 ही लगा। अब अगर ये पार्टिकल यहाँ P2 से फर्दर आगे अपनी मोशन जारी रखता है तो उतने T/4 टाइम में इसका जो इमेज होगा वो मीन से दोबारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फासले पे चला जाएगा। क्योंकि ये पार्टिकल जब मैक्सिमम फासले पे आएगा तो उसका इमेज मीन पे आ जाएगा दोबारा ओ पे। यहाँ पे पार्टिकल है और यहाँ पे उसका क्या बनेगा? मीन पे ही उसका प्रोजेक्शन बनेगा। तो प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा मेन पोजीशन से वो दोबारा क्या हो जाएगा? 0। फर्दर यहाँ से पार्टिकल अपनी मोशन को आगे दोबारा जारी करेगा। पॉइंट ये इस मेन पोजीशन से पॉइंट P1 की तरफ आएगा और अपना चक्कर जब मुकम्मल कर चुका होगा तो इस तरह यहाँ उसका प्रोजेक्शन भी दोबारा
P1 पे आ जाएगा और अब उसका डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से फिर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो बच्चों इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो ये हमें क्या मिल जाती है, एक तरह से एक वेव फॉर्म मिल जाती है और ये वेव फॉर्म किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव होती है वो साइन कर्व होती है और ये क्या है, साइन फंक्शन की ही कर्व हमें नज़र आ रही है। यहाँ इस वेव फॉर्म को देखते हुए भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी वेव फॉर्म चूँकि उसकी वेव फॉर्म साइन फॉर्म आएगी, साइन वेव आएगी। और अगर साइन वेव आ रही है, तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि ये जिस बॉडी की मोशन के बारे में है, वो मोशन कैसी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। जी, तो बच्चों आज की ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। आपने ये पार्टिकल किस तरह सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है और तो उसकी मोशन के साथ-साथ उसका प्रोजेक्शन सर्कल के डायमीटर के ऊपर क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। कैसे-कैसे पार्टिकल की पोज़ीशन चेंज होगी, तो उसके इमेज की भी पोज़ीशन चेंज होती जाएगी। किस तरह पार्टिकल कितने टाइम में कहाँ से कहाँ पहुँचता है और उसी कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम में उसका इमेज भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे जो एक्स होगा, ये पार्टिकल लेट्स सपोज़ यहाँ P1 से P के तरफ जब आया था, तो इमेज उसका यहाँ सामने आ गया। अब सेंटर से डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस इमेज का, वो कहलाएगा इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट और ये इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्योंकि आप इन दोनों मोशन को देखो, तो पार्टिकल की सर्कुलर मोशन है, उससे हमें कोई गर्ज़ नहीं। हमें अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट को पढ़ना है। तो इसलिए यहाँ पे जो चीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन परफ़ॉर्म कर रही होगी, उसका जो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो उसे हम एक्स से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, इसका हमने फ़ॉर्मूला अगले लेक्चर में डिराइव करना है। यहाँ पे एक्स नॉट फिर यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब हो जाएगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये पार्टिकल जितना टाइम लेगा अपनी एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए, उसे हम कैपिटल टी बोलेंगे और वो टाइम पीरियड होगा। यहाँ इस पिक्चर के अंदर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि जो चीज़ रेड रेड से मैंने शो की हुई है वो पार्टिकल है और जो ब्लैक डॉट से शो की हुई है वो उस पार्टिकल का बनने वाला क्या है, प्रोजेक्शन या इमेज है जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मिलते हैं अपने अगले आर्टिकल के साथ, जिसमें हमें क्या करना होगा, हमें इस इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट जिसे हम एक्स बोलते हैं, इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करना है और वो फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स एक्स नॉट कॉज ऑफ एंगल थीटा। तो ये फार्मूला हम आने वाली वीडियो में डिराइव करने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।